तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक लेक्चर आप लोग अटेंड कर चुके हैं। देखिए दूसरे में क्या होता है, हमने उसमें पूरी थ्योरी के बारे में बता दिया है। अब आप अपवर्तनांक समझें। जब आप अपवर्तनांक समझ जाएंगे तो इसके आधार पर आने वाले आंकिक प्रश्न जो होंगे उन्हें बेहद आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए अपवर्तनांक समझ लीजिए आज, उसके बाद UVF में संबंध समझा देते हैं हम आपको उत्तल दर्पण की सहायता से और अवतल दर्पण की सहायता से, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से। अब आप देखें होता क्या है यहाँ पे। तो अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यहाँ याद रखें माध्यम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए। ये 2 बातें आप याद रखें, माध्यम 2 हो और रंग एक ही हो ना, एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जा मतलब होता है साइन थीटा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा यहाँ साइन थीटा नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा। जा मीन्स होता है क्या, साइन थीटा का अनुपात एक नियतांक होता है। और जो नियतांक होता है ना, एक नियतांक होता है, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ये क्या बन जाएगा, अपवर्तनांक बन जाएगा। इसे स्मॉल n से याद रखें आप, अपवर्तनांक को स्मॉल n से, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखें यहाँ अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है, लिखा है 1n2, 1 यानी 1n2 का क्या मतलब होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो होगा साइन i अपान साइन r। साइन i क्या है, हमने बोल दिया जो आपतन कोण होता है उसको i से प्रदर्शित करते हैं, और जो अपवर्तन कोण होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी चीज को हम यहाँ देखें हिंदी में क्या बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश के चाल के बारे में पूछता है, 2 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक दे रखा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल लीजिएगा पहले, याद रखें किसमें लेंगे, माध्यम 1 में, माध्यम 1 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी अगर यही बात हो क्या, ANG यानी वायु एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, यानी ANW बराबर साइन i अपान साइन r। हम आशा करते हैं कि आप ये थ्योरम समझ पाए होंगे। आप इसका एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसके बाद और क्या आपको करना है। हाँ, तो अब आप लोग देखें क्रांतिक कोण, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रांतिक कोण आपने 12वीं में आपने देखा होगा, अगर ये चीज आपको 10 में भी मिलेगा 12 में भी मिलेगा, तो आप क्रांतिक कोण गंभीरता से समझें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। क्या है क्रांतिक कोण, कहा जा रहा है क्रांतिक कोण सघन मीन्स होता है घना, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का वह मान है, यानी सघन माध्यम में जो कोण बनेगा उसका यह वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण कितना हो, 90 अंश हो। याद रखें कितना अंश हो, 90 अंश हो। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखें, यानी अगर हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के लिए निकालें क्रांतिक कोण, तो क्या हो जाएगा साइन C बटा 1। अब यही अगर हम बात करें किसके लिए, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन C। और C हमारा क्या है, क्रांतिक कोण। हमने आप बता दिया है क्या होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मान आपके सवाल में देगा। अब आप आगे सुने क्या होता है, कभी कभी अपवर्तनांक पूछ लेता है कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो याद रखें जो पीछे लिखा जाता है उसको आप ऊपर रखेंगे, जो पहले मिलेगा उसको आप किधर रखेंगे, नीचे यानी बटा में। तो यहां पे लिखा है कांच का अपवर्तनांक बटा द्रव का अपवर्तनांक। अब हम आशा करते हैं कि आप इन सारी थ्योरियों को समझ चुके होंगे। अब हम आपको UVF में संबंध स्थापित करना सिखाते हैं कि कैसे आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सहायता से UVF में संबंध स्थापित करेंगे। बच्चों गंभीरता से लीजिएगा, यह बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप UVF में संबंध समझ जाएंगे तो मान लीजिए कि आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण की सहायता से UVF में संबंध। तो आप देखें UVF में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक अवतल दर्पण चाहिए। अब आप अवतल दर्पण देखें क्या होता है, यह हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण। आप गंभीरता से लीजिएगा इसको, यह एक दर्पण हो गया और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये तब होगा जब हम एक तरफ इसके कलई कर देंगे। तो हमने इसके एक तरफ क्या कर दिया,
कलई कर दिया हुआ है। कलई किससे करेंगे? पेंटालाल ऑक्साइड से पेंट करके चांदी का लेप लगा देंगे। इसका मध्य बिंदु जो होता है, दर्पण का मध्य बिंदु होता है जो, वह क्या होता है? ध्रुव होता है। हमने आपको परिभाषा में समझा रखा है। यह दर्पण का ध्रुव हो गया और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष, हम यहाँ पे मुख्य अक्ष के इधर हम कोई वस्तु रख देते हैं। अनंत पे हमने एक वस्तु रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब हम एक वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बनने का ये नियम कहता है कि इसकी, यह एक वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु का है ए बी है, ए बी है, इसके समांतर पहली किरण जब हम यहाँ से डालेंगे, जब आप यहाँ से डालेंगे तो ये जिस बिंदु से होके जाएगी उसको आप क्या कहेंगे? मुख्य फोकस बिंदु। तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य फोकस बिंदु। इसको बोलेंगे आप एफ। उसके बाद दूसरी किरण आप कहाँ से डालेंगे? वक्रता केंद्र से डालेंगे। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से डाली जाती हैं तो वह उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं? वापस हो जाती हैं। आपको ये परिभाषा में मिलेगा जहां हम बताएं आपको ये समझाएं कि जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर किसका निर्माण बन जाएगा? प्रतिबिंब का। तो यहाँ हो जाएगा प्रतिबिंब का निर्माण। और हमने आपको बताया है कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? उल्टा बनते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा। उल्टा होने का मतलब है ए यहाँ हो गया, ए डैश इसको मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे बी डैश मान लेंगे। अब आप इतनी बात समझ चुके होंगे। और इसको जहाँ पे काट रहा है इसको हम मान लेते हैं यन। आप क्या मान लीजिएगा? यन मान लीजिएगा, इसे यम मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे? कुछ थ्योरम लेके चलेंगे मैथ के आधार पे। तो आप देखें कि ये वाला त्रिभुज, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये त्रिभुज है वही ये त्रिभुज है। यानी हम लिखेंगे कि त्रिभुज, आप याद रखें क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश, देखें आप, ए डैश बी डैश और सी क्या है? ए डैश बी डैश सी क्या है भैया? समरूप हैं। समरूप मतलब समान दिखने वाले, समरूप हैं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। समरूप। आप गंभीरता से चलिए, देखते चलिए। मेरा मानना है कि एक बार में ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या है? समरूप है। अब समरूप है, अब हम देखेंगे कोण कौन कौन सा समान हो रहा है। तो आप यहाँ देखें कोण ए और यहाँ देखें कोण ए डैश, ये दोनों कितने अंश के हो रहे हैं? 90 अंश के हो रहे हैं। तब आप क्या लिखिएगा कि कोण क्या ए मत लिखिएगा, पहले बी लीजिएगा। बी ए सी तथा कोण क्या? तथा कोण अब की बार क्या लेंगे आप? बी डैश ए डैश सी। तो बी डैश ए डैश सी क्या है? समकोण है, समकोण है। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे? जब ये ऐसा मिलता है, जब दोनों कोण, जब त्रिभुज समरूप हो, मैथ की क्या है? यह थ्योरम है या मैथ का ये प्रमेय है कि जब दो कोण समान हो जाएं और दोनों त्रिभुज समरूप हों तो उनकी लंबाइयां भी आपस में क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि हम इसके लिए अगर लेके चलें तो सबसे पहले आप लीजिएगा क्या? यहाँ देखें ये क्या है? ए बी यानी हमारा ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई है। तो लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक, बराबर होगा किसके? ए सी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी बटा यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे? ए डैश सी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे जब क्या हो? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। जब, याद रखें आप, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। बच्चों, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है तो जब ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो इसी चित्र में आप समझें, यहाँ पे जो एक बिंदु है, यानी यहाँ से दर्पण का द्वारक इस प्रकार छोटा हो जाएगा तो यहाँ हमें एक बिंदु मिल जाएगा जिसको हम बोल देंगे डी। क्या बोल देंगे? डी बोल देंगे। और आप याद रखिएगा कि डी सदैव पी के बराबर होगा। डी क्या होगा? पी के बराबर होगा, यानी यह इसके बहुत नजदीक है तो हम डी बराबर पी मान के चलेंगे। आप याद रखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि डी सदैव किसके बराबर होगा? पी के बराबर होगा। अब आप इधर वाले त्रिभुज सॉल्व कर लिए थे, अब आप इधर वाला त्रिभुज देखें। तो जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ और यहाँ देखें तो यह भी समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यह भी समकोण त्रिभुज है। तो जिस प्रकार ये समरूप हुए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा? समरूप बनेगा। तो लिखेंगे कि कोण, पहले त्रिभुज लीजिएगा। त्रिभुज क्या लेंगे आप? त्रिभुज डी एन डी
एन और एफ तथा, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तथा त्रिभुज यहाँ से देखें ए डैश बी डैश एफ, ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ क्या हो रहे हैं दोस्तों, हो रहा है समरूप। याद रखिए क्या हो रहा है, समरूप, समरूप है। जब यह समरूप हो जाएंगे तब हम क्या लेंगे, तब हम त्रिभुज लेंगे। अब कोण लीजिए, ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, यह कोण भी कितने अंश का है, 90 अंश का। जब ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ठीक यही वाली थ्योरम लगेगी। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, याद रखें जिस कोण को आप 90 दिखाना चाहते हैं, यानी जिस कोण पे चर्चा करते हैं, उस बिंदु को सदैव बीच में रखा जाता है। तो आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आप, हमें ये कोण दिखाना है कि ये डी वाला जो बिंदु है कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो हम यहाँ से लेंगे एन डी और एफ, कोण एन डी एफ तथा कोण अब कौन सा लेना है, ये लीजिएगा एफ ए डैश बी डैश। तो लिखिएगा एफ ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश एफ। तो लिख देते हैं बी डैश ए डैश एफ क्या है, यह क्या है, समकोण है, कोण है। अब जब ये समकोण बन जाएंगे, यह भी समकोण हो गया। देखें जो नियम इसके लिए था ठीक वही नियम इसके लिए होगा। तो हम लिखेंगे कि एन, यहाँ से लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, एन डी या डी एन, डी एन बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो ये दूरी कितना हो रही है, एफ पी या पी एफ, डी एफ लिख देते हैं, डी एफ बटा अब यहाँ से यहाँ आएंगे ए डैश एफ। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखें चूंकि जो ये रेखा, देखें ये समांतर रेखा है, जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इस स्थिति में, हाँ इस स्थिति में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वह क्या है, बराबर है किसके, डी एन के, डी एन के, ए बी डी एन के बराबर है। तो जहाँ पे डी एन लिखा है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी रख देंगे डी एन की जगह पर। तो यहाँ मिलेगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब जहाँ पे डी है वहाँ पे आपको क्या रखना होगा, पी रखना होगा। ये हम आपको समझा चुके हैं। तो देखिए डी को, डी की जगह पर हम क्या रख देंगे, पी रख देंगे। तो पी एफ बटा ए डैश एफ, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों देखें समीकरण 1 और 3 की तुलना कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर अच्छा बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जो जिस चीज को आपको सिद्ध करना है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमें यही चीज लाना है। जब आप अपने टारगेट से हट जाएंगे कि आपको करना क्या है, तब आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब देखें तो ये वाला पक्ष देखें इसका और ये वाला दोनों बराबर है, तो कैंसिल आउट मत करिएगा। ये दोनों जब बराबर होंगे तो दोनों हट जाएंगे और इसकी जगह पर, यानी इसकी जगह पर ये चीज आ जाएगा, यानी इसे आप हटा के इसको लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, ए सी बटा ए डैश सी बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एफ बटा ए डैश एफ। इसको मानिएगा समीकरण नंबर 4। ये आपका समीकरण बन गया। अब आप आगे समझें। अब हमें आपको समझाना है चिन्ह पैपाठी, यानी अब आप ये समझें कि किधर प्लस होता है और किधर माइनस। ठीक, कब हम प्लस लेके चले, कब माइनस। देखिए बात ये है कि आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। जब निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाया गया होगा मैथ के चैप्टर में कक्षा 9 में, तब आपने देखा होगा कि मूल बिंदु से जब भी आप इधर आएंगे, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको बोलते हैं वाई अक्ष ना, इसको एक्स डैश और इसे वाई डैश। अब आप जब यहाँ से जब इधर को जाते हैं, यानी जब मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो प्लस में साइन लेते हैं, और जब इधर आते हैं तो किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो प्लस में लेते हैं, जब नीचे आते हैं तो माइनस में लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए हमें दूरी लेना है। दूरी किसके लिए लेना है, सबसे पहले आप ये समझ लें, हमें ए और सी के मध्य की दूरी चाहिए, ए सी। तो आप देखें ए से सी कहाँ है, ए से सी ये है, जिसके बीच की दूरी आप नहीं जानते। ए से सी नहीं जानते, बल्कि आप जानते क्या हैं, यहाँ से जानते हैं पूरी दूरी, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यानी पी ए के जो बीच की दूरी है वस्तु है, यहाँ वस्तु रखे हैं तो ये वस्तु की दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की।
और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये हो गया वक्रता, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर हम वस्तु की दूरी में से वक्रता त्रिज्या को घटा देंगे तो इतनी दूरी निकल के आ जाएगी। यानी हम लिखेंगे कि AC बराबर, याद रखिएगा आपको क्या लिखना है, यहाँ AC है तो AC बराबर लिखेंगे AP या PA लिखिएगा, यहाँ से लिख देते हैं PA माइनस, अब क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक PC, ठीक। अब आगे देखें, अब हमारे पास क्या है A'C, तो A', देखिए आप A', यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग नहीं जानते, बल्कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक की। ये दूरी किसकी दूरी है, ये वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या A', बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक लिखें, क्या लिखेंगे PC माइनस, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे PA'। अब आपको किसकी दूरी चाहिए, अब आप आगे देखें, थोड़ा सा समझें, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये अब आगे देखें आप, अब कौन सी दूरी लेना है, PF, P से F, यानी PF के बीच की दूरी F होती है, ये आपको मालूम है। तो अगली दूरी जो है PF को छोड़ दीजिए, अब बचा हमारे पास सिर्फ एक दूरी है निकालना, A', तो A', जब आप निकालेंगे A', तो देखें A', ये दूरी हो रही है जो आप नहीं जानते हैं। A', आप नहीं जानते हैं, बल्कि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं। तो बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो A', जब आप निकालेंगे तो लिखेंगे कि यहाँ पे PA' माइनस PF, तो लिख दीजिएगा PA' माइनस PF, कैपिटल F लिखिएगा, F, ठीक। अब यह सभी मान है, सबके लिए जो मान है वही आप समीकरण 4 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 4 में, आप यहाँ देखें, आप समीकरण 4 में सभी मान रखने पर, ठीक, रखने पर। अब जब आप सभी मान रखेंगे समीकरण 4 में, तो आप देखें समीकरण 4 यही है। अब देखें यहाँ से आप AC बराबर कितना दूरी है, A से C, यहाँ पे क्या है AP माइनस PC, तो यहाँ लिख देंगे कि A, यहाँ देखें आप PA, पहले लिखेंगे PA माइनस PC, फिर क्या है, बटा में है, आप इसको बटे में करिएगा। अब आप देखें AC डैश, यहाँ A', C, तो A' के बीच की दूरी कितना हो रही है, PC माइनस PA, तो यहाँ लिखेंगे कि PC माइनस PA, ठीक, बीच में बराबर लगाइएगा। यहाँ क्या हो रहा है, PF है तो आप PF रखिएगा, पूरे का बटा कर दीजिएगा। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे A', तो A' का मान क्या है, PA' माइनस PF, तो PA' माइनस PF। अब बच्चों इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। अब आप आगे देखें, देखिए आप, हमने बोल दिया है A से P के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति देखें, यहाँ पे आप जब इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, इधर आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो याद रखें, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इधर पढ़ रहे हैं तो माइनस में आएंगे, तो हम यहाँ से, ये हमारा मूल बिंदु है, हम इधर जा रहे हैं तो माइनस में जाएंगे। तो यानी इसमें अवतल दर्पण में सारी दूरियां, जो भी दूरी है मापेंगे, वो कहाँ में आएगी, ऋणात्मक में। आप याद रखें, अवतल दर्पण में नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जब हम इधर से इधर को आएंगे, यानी P से A की ओर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ये वस्तु की दूरी हो रही है। तो आप लिखेंगे कि PA बराबर माइनस U क्यों लिए, क्योंकि हम इधर से इधर को जा रहे हैं। अब PC है, P से C के दूरी कितना है, R है, तो हम यहाँ लिखेंगे कामा PC बराबर कैपिटल R, वो भी काहे में, माइनस में, याद रखें माइनस में, माइनस R। फिर आप अब आगे कहाँ पे चर्चा करेंगे, PC, रुक जाइए, लिख देते हैं PC बराबर माइनस R। अब आप आगे देखें, यहाँ PC हो गया, PC, अच्छा यहाँ एक गलती हो रही, हमने PC दो जगह लिख दिया है, PC, यहाँ देखें PC माइनस PA डैश है, PC माइनस PA डैश है। तो अब A डैश का मान देखें, PA डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालें तो यह किसका दूरी है, प्रतिबिंब का। तो लिखेंगे कि PA डैश बराबर माइनस V, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है,
पी एफ बराबर क्या है, पी से एफ, ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो जाती है। तो यहाँ लिख दीजिएगा पी एफ बराबर माइनस एफ, पी यहाँ कामा लगा दीजिएगा आप और लिखिएगा पी एफ बराबर माइनस के एफ। ये चीजें हो गई। अब आप क्या करें, इसी को समीकरण 5 में सभी मान चिन्ह सहित रखने पर लिख दीजिए यहाँ कि समीकरण 5 में सभी मान चिन्ह सहित रखने पर, चिन्ह सहित रखने पर अब रखिए आप। जब आप रखेंगे तो यहां देखें क्या हो रहा है, पी ए के बीच की दूरी क्या है, पी ए माइनस यू, आप कोष्टक में लिखेंगे माइनस यू, ठीक। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाएं, पी सी बराबर है माइनस आर, तो लिखेंगे पी सी बराबर माइनस के आर, ठीक, यहाँ आर है, उसके बाद बटा कर दीजिएगा। अब आप देखें पी सी बराबर माइनस आर होता है, आपने अभी लिखा है, बीच में माइनस है, आप माइनस लगाइएगा। फिर कोष्टक में देखें आप क्या, ए पी ए डैश है, पी ए डैश का मान आप कितना पाए, माइनस वी, आप माइनस लिखिए बराबर यहाँ पे कितना यफ, यफ का मान आपको कितना मिला है, यफ का मान आप लिखे हैं क्या, माइनस यफ, अब पूरे का बटा ए डैश, इसका मान पी ए डैश का मान कितना है, माइनस वी, आप माइनस वी रखिएगा, फिर यहाँ माइनस लगाइएगा। अब आप देखें क्या, पी एफ का मान कितना है, माइनस का एफ। अब आप कोष्टक को खोल दीजिएगा, जब आप कोष्टक खोलेंगे तो माइनस, ये माइनस यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर, पूरे का बटा यहाँ पे माइनस आर और प्लस के वी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एफ, पूरे का बटा वी प्लस एफ, ये निकल के आएगा। अब दोस्तों आप क्या करें, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर दें, यानी तिर्यक गुणा जब बराबर लगा होता है। तो जब आप इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस यू प्लस आर कोष्टक में, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस वी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वी प्लस एफ, ये हो जाएगा। फिर बीच में बराबर लगाइएगा, अब इसका इसमें करिएगा तो माइनस एफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस आर और प्लस के वी। अब क्या करें, आप खोल दें इसको, इसका इसके साथ गुणा करा दें। जब गुणा कराएंगे तो देखें पहले इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, तब इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, वही कंडीशन हम सबके साथ लगाते हैं। तो जब इसका यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस यू वी आ गया, यू वी, फिर इसका इसमें साथ इसके साथ करेंगे, जब इसके साथ करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा माइनस यू एफ। फिर अब ये आर का गुणा वी में करना है तो माइनस वी आर, फिर अब आप इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस आर एफ, फिर बराबर लगाइएगा, इसका माइनस माइनस का गुणा करेंगे जब आप तो माइनस माइनस प्लस आर एफ हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस एफ वी हो जाएगा। बच्चों जो जो चीजें कट रही हैं उसको काट दें, देखें ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है पहले उसको लिखें, तो यहाँ हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर, और यहाँ पे क्या है बराबर, यहाँ पे कितना है एफ वी। अब हमने आपको एक शर्त बता रखी है, हमने आपको पहले बता दिया था कि जो आर होता है, परिभाषा में समझाए थे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। यानी हम लोग जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, 2f। अब जहां r है वहां हम लोग क्या रखना पसंद करेंगे, r की जगह पर आप 2f रखेंगे। बच्चों अब आप देखें जहां पे r है वहां 2f रख दें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम थोड़ा सा आपको ये चित्र मिटा देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं, या आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी समझाते हैं हम इसको। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमें आपको ये मिटा देते हैं, तब फिर आपको आपसे बातचीत करते हैं आगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से साफ सुथरा समझ में आ जाए। तो अब हम आगे चलते हैं ना, आप देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, देखिए हम आर, जहां पे आर है वहां पे हम क्या रखेंगे, 2f रख देंगे। तो वहां हमारे पास, अच्छा देखिए है क्या हमारे पास, पहले है यू वी माइनस, पहले आप पूरा समझें, यहाँ क्या है यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर बराबर यहाँ पे कितना है एफ वी, यही है। अब आप क्या करें, जहाँ पे आर है वहाँ पे रखें 2f, तो हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ, यहाँ पे आएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2v और यहाँ पे हो जाएगा f, 2vf, और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, बचा है माइनस, याद रखें यहाँ पे ये क्या है, काहे में है, माइनस में है, माइनस एफ वी। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, माइनस बराबर माइनस एफ वी। बच्चों ये इधर माइनस में है, जब उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
तो यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वी और प्लस के टू वी एफ या एफ वी, आप जो चाहें वो लिखें, चाहे वी एफ लिखें या एफ वी लिखें, एफ वी लिख देते हैं हम इसको चाहे पहले लिखें, चाहे इसको गुणा में चाहे आप 2 गुणित 3 लिखें या फिर 3 गुणित 2 लिखें, दोनों में रिजल्ट आपका सेम ही होगा, चाहे जो लिखें आप, आना कितना उसको 6 ही आएगा। अब आप इसको इसमें से घटा दें तो हो जाएगा वी यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ वी, ये हो जाएगा। इसको माने समीकरण नंबर कितना हो गया, 6 हो जाएगा ये समीकरण 6। और आप लिखें कि समीकरण 6 में, यहाँ याद रखें समीकरण 6 में किससे भाग देना हमें, यू वी एफ से भाग दे देंगे, यू वी एफ से भाग देने पर जब आप भाग देंगे यू वी एफ से तो क्या हो जाएगा, ये आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा यू वी बटा यू वी एफ फिर माइनस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ वी बटा यू वी एफ। जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दें, यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू से यू कट जाएगा और एफ से एफ कट जाएगा, यहाँ एफ से एफ कट जाएगा और वी से वी कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ हमारे पास, बचा 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, यही बचा। इधर ये माइनस है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस u 1/u। बच्चों ये रहा आपका फार्मूला, इस प्रकार से ये फार्मूला सिद्ध हो गया। आप एक बार में अगर इसे नहीं समझ पाइएगा तो वीडियो को क्या करिएगा, पीछे कर लीजिएगा और आसानी से इसे समझने का प्रयास करिएगा गंभीरता से। पेन कापी जब आप लेके बैठेंगे तो सब समझ में आता चला जाएगा। और यदि आपको एक बार किसी तरह यह समझ में आ गया तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। अब हम आपको उत्तल दर्पण के लिए समझाते हैं, यह उत्तल दर्पण के लिए है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप लोग देखें कि उत्तल दर्पण की सहायता से यूवीएफ में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे अगर मान लो हमें उत्तल दर्पण, आपको सबसे पहले तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक उत्तल दर्पण की। तो हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये हो गया उत्तल दर्पण। अच्छा, दर्पण के किधर कलई किया जाता है, तो दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर सदैव कलई होगा, तो हम इधर क्या कर देंगे, इसके कलई कर देंगे। ये हमने क्या प्रकार से पेंटालाल ऑक्साइड से पेंट करके ये एक तरफ कलई हो गया। इसका मध्य बिंदु जो होता है वो क्या होता है, ध्रुव होता है इसका मध्य बिंदु, यहाँ मान लेते हैं इसका ध्रुव है, और इसका केंद्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। आप सीधी लाइनिंग करिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं हम क्या है, सी है, और इसका मुख्य अक्ष किधर होगा, हम बाहर की ओर इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ये रहा इसका मुख्य अक्ष। अब हम क्या करेंगे, एक वस्तु को रखेंगे, हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया इस प्रकार से, यह वस्तु है हमारी क्या, ए और बी, ए बी वस्तु है। अब नियम यही है, प्रकाश की किरण हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालेंगे। कौन से दर्पण पर डालेंगे, उत्तल दर्पण पर। जब आप प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालेंगे तो यह परावर्तन के पश्चात किधर होकर चला जाएगा, यह मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगा, लेकिन जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर ऐसे मान लेते हैं इधर जाएगा, और हम इसको क्या करते हैं, आभासी लाइनिंग करके मिला देते हैं ऐसे, जहाँ से ये जाएगा वहीं इसका क्या होगा, मुख्य फोकस बिंदु हो जाएगा। ये इसका मुख्य फोकस बिंदु हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालते हैं, जहाँ से डालते हैं ये वहीं से वापस हो जाती है, तो हम यहाँ डालें, और अब हम इसको ऐसे आभासी लाइन मान के, डॉटेड लाइन मान के इसको यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं पर किसका निर्माण कर देते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर देते हैं। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा और सीधा बनेगा उत्तल दर्पण में। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ये ए डैश और बी डैश हो गया, यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, और यहाँ पे मान लेते हैं जो ये बिंदु है इसको यम मान लीजिएगा आप, ये क्या है, यम है। अब यहाँ आप समझें, सबसे पहले क्या करेंगे, पुराने नियम के अनुसार चलेंगे, जिस प्रकार उसमें लिए थे ठीक उसी प्रकार इस दर्पण के लिए जो अवतल दर्पण के लिए नियम होता है वही उत्तल दर्पण के लिए भी नियम होता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या लें, कोण लें। देखें पहले त्रिभुज लें, कौन कौन सा मान हो रहा है, तो यहाँ से देखें ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, और फिर क्या देखें, ए डैश बी डैश सी क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज 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 ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी क्या हैं,
समरूप हैं। यह क्या है? समरूप है। अब ठीक क्या लेंगे हम? कोण लेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो यहाँ भी कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो लिखेंगे कि कोण BAC, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ए को बीच में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए वाला कोण समकोण है, वही दिखाना है। तथा कोण कौन सा? B'A'C क्या है? समकोण है। यह दोनों आपस में क्या है? समकोण है। यह समकोण बन गया। अब जब समकोण बन जाएगा तो मैथ की थ्योरम क्या है कि दोनों की दूरियों का, दोनों की लंबाई का अनुपात सदैव दोनों की दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखें आप, तो हम लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है वस्तु की? AB। तो लिखेंगे AB बटा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? A' तो A' B' बराबर होगा किसके? A' B' बराबर किसके होगा? यहाँ से किसकी दूरी? यहाँ से आप ले लीजिएगा इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखें इसकी दूरी कितना हो रहा है प्रतिबिंब की, इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या लेंगे कि लंबाई कितना हो रहा है? इसकी लंबाई लेंगे आप क्या? यहाँ से यहाँ तक लें AC बटा यहाँ से यहाँ तक लेंगे A', इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 मान के लिखेंगे कि जब दर्पण का द्वारक क्या हो? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तब क्या होगा? दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो हम इसको मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आएगा एक कटान बिंदु हमें मिलेगा जिसको हम बोलेंगे D। यहाँ एक नया बिंदु मिल जाएगा D। और याद रखना D का मान जो D है वह सदैव P के क्या होगा? बराबर होगा, यानी बहुत कम छोटा है। तो P और D आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखें अब त्रिभुज लीजिएगा आप, कहाँ से कहाँ तक? देखिए यम, पहले यहाँ लिखिए DM, यहाँ से यहाँ तक देखें DMF पहला त्रिभुज है। दूसरा क्या लेंगे आप? दूसरा यहाँ से लीजिएगा AB और F। यहाँ भी देखें एक त्रिभुज बना है ना, यहाँ से ये और ये और ये। तो लिखेंगे कि त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज DMF तथा त्रिभुज क्या लेंगे? A' B' F क्या है? F समरूप है। यह क्या है? समरूप है। अब हम कोण लेंगे तो कोण आप देखें, कोण यहाँ से देखें, कोण ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। और ये भी कितने बन रहा है? 90 अंश का। तो लिखेंगे कि कोण MDF तथा कोण, तब अब कौन सा कोण है? A बन रहा है ना समकोण, BA' F क्या है? F समकोण है। यह क्या है? समकोण है। तो थ्योरम वही कहता है कि दोनों की जो उनके प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होगा वह सदैव उनकी दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो यानी हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि MD बटा क्या लिखेंगे? A' B' बराबर होगा किसके? यहाँ से यहाँ तक देखें DC यानी इसकी दूरी है DC। पहले आप ये लें यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या लेंगे? ये देखें DF, लिखेंगे कि DF बटा AF' या FA'। ठीक। अब हम लोग जानते हैं चूंकि जो AB है वह बराबर है किसके? MD के। यानी ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? हम लिख देंगे इसको, मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और लिखेंगे समीकरण 2 से यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा AB बटा A' B' बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा DF है, D की जगह पर क्या हो जाएगा? PF बटा FA'। ये हो गया FA'। और समीकरण नंबर क्या लिख देंगे? हम इसको 3 लिख देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 3 की तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 की
3 की तुलना करने पर अब आप तुलना करें। जब तुलना करेंगे समीकरण कितना, 1 ये है और 3 ये है, तो इसका बायां बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां और दायां पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए इसकी जगह पर हम ये वाला वैल्यू रख दे रहे हैं, तो AC बटा A' बराबर होगा किसके, PF बटा FA'। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। क्या हो जाएगा ये, समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों आगे देखें, अगर हम AC की बात करें, A से C, तो आप याद करें कि AC के बीच की दूरी क्या आप जानते हैं, A से C, AC यहाँ से कहाँ की दूरी, A से C के बीच की दूरी कुछ आप जानते हैं, तो जवाब होगा नहीं। AC के बीच की दूरी हम लोग नहीं जानते हैं, बल्कि कुछ अन्य और बीच की दूरियाँ जानते हैं, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब आप दूरियों को देखें थोड़ा सा, AC के बीच की दूरी हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ से देखें AC हमारा कहाँ है, A से C देखें यहाँ से यहाँ तक है, तो हम ये दूरी नहीं जानते, बल्कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं। तो दोनों दूरियों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो यानी AC बराबर जो होगा हमारा, AC बराबर वो हो जाएगा AP प्लस PC। अब ठीक इसी प्रकार हम किसकी दूरी ढूंढेंगे, A' C। तो देखें A' के बीच की दूरी आप कुछ जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जानते हैं, बल्कि दूरी आप क्या जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जानते हैं, PC और माइनस FC'। तो हम PC में से FC' को घटा देंगे, तो जैसे ही आप PC में से किसके बीच की दूरी निकालना है हमें, इसके और इसके बीच की, तो आप पूरी दूरियों में से इतनी दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगी। तो हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे A' बराबर यहाँ से यहाँ तक देखें PC माइनस यहाँ से यहाँ तक लिखें FC। ठीक, अब आप आगे समझें, FP के बीच की दूरी आप जानते हैं, इसको ऐसे पढ़े रहने देना, FA' ढूंढें आप, FA', ये वाली दूरी है देखें, FA', इतना छोटी सी दूरी हो रही है ना, FA', तो इसी को आप निकालेंगे कि इतनी दूरी क्या होगी। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे होगा FA होना चाहिए, FA' होना चाहिए, FA'। अब आप ये वाली दूरी निकालें, किसके लिए निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, FA', इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। अब आप देखें कि जब हम इसके लिए निकालेंगे PF बराबर FA' बराबर, जब आप FA' बराबर दूरी निकालेंगे तो क्या होगा ये देखें, FA' इतना ही दूरी चाहिए, तो इतना बराबर हम पूरी दूरी में से, बड़ी वाली दूरी में से इतनी दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब आप घटा देंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या कि PF माइनस PA'। अच्छा यहाँ पे आप याद रखें, एक गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, PA' होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PA'। अब ये आपके पास सारी दूरियां आ गई हैं और इसी के आधार पे अब हम समीकरण 4 में इन सारे मानों को रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 4 में सभी मान रखने पर, रख दें आप सभी मान। जब रखेंगे तो AC ये रहा हमारा, AC की जगह पर क्या रखेंगे, AP प्लस PC पूरे का बटा, यहाँ पे देखें आप A' बराबर क्या लिखेंगे, PC माइनस PA' बराबर, यहाँ पे अब क्या है, PF की जगह पर PF ही रखिएगा, PF की जगह पर PF पूरे का बटा, और यहाँ पे क्या है FA' की जगह पर क्या रखेंगे, PF माइनस PA'। इसको मानेंगे समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 5। अब बच्चों देखें AP बराबर, देखिए अवतल दर्पण में, याद रखें आप नोट में हम लिख देते हैं कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, परंतु उत्तल दर्पण में U को छोड़कर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं।
तो अभी हमने आपको बताया जितनी दूरी आप इधर नापेंगे, इसके इधर चलेंगे वो ऋणात्मक, जितना इधर चलेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो अब आप देखें कि इसके लिए क्या क्या लेके चलना है। तो सबसे पहले आप लिखें कि इसके लिए आपको लेना है ए पी के लिए, तो ए पी, ए से पी, ए पी, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए से पी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पे लेंगे माइनस यू, इधर जा रहे हैं ना माइनस यू। अब आप क्या लिखेंगे, अब कामा लगाएं, अब क्या बचा है आपके पास, यहाँ पी सी, पी सी, पी से सी देखें, पी और सी ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, तो इसकी दूरी क्या होगी, पी सी बराबर हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, फिर कामा लगाएं। अब आगे देखें, पी सी हो गया, पी सी ए पी, अब देखें पी ए डैश, पहले आप समझें कि पी ए डैश बराबर क्या होगा, पी ए डैश, तो देखें पी ए डैश, ए डैश यहाँ है, पी ये है, तो ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये धनात्मक होगी, तो लिखेंगे वी, ठीक, फिर कामा लिखेंगे पी एफ, पी एफ, एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक देखें पी एफ, ये हो जाता है फोकस दूरी, तो पी एफ बराबर हो जाएगा क्या, एफ, स्मॉल एफ। तो इस प्रकार सारी दूरियां आप समझ पाए हैं। अब हम समीकरण 5 में इन सभी मान को चिन्ह सहित रख देंगे। तो हम आशा करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, तब आपको और आगे लेके चलते हैं। तो अब आप आगे समझें कि आगे क्या करना है हमें। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 5 में सभी मान चिन्ह सहित रखने पर, तो देखें आप लिख देंगे कि समीकरण 5 में सभी मान चिन्ह सहित रखने पर, जब पूरा मान हम रखेंगे चिन्ह सहित, तो देखें समीकरण 5 वही है, तो समीकरण 5 में समीकरण 5 ये है, सारे मान ये है, आप रखें, तो जब रखेंगे तो ए पी की जगह पर रखेंगे माइनस यू, बीच में प्लस लगाएं। अब आपके पास क्या है, पी सी का मान कितना है, आर हो रहा है, तो प्लस आर पूरे का बटा लिख दीजिए। और आप देखें अब पी सी बराबर कितना है, आर ही होगा, आर लिखें, बीच में प्लस है, प्लस लगाएं। अब आगे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है, बीच में देखें यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आप माइनस लगाएं यहाँ पे माइनस, और क्या है पी ए डैश, तो पी ए डैश का मान क्या हो रहा है, वी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के वी बराबर लगाइएगा यप। यहाँ देखें अब क्या हो रहा है हमारे पास, पी एफ बराबर क्या है, स्मॉल एफ, तो यहाँ स्मॉल एफ रखेंगे, पूरे का बटा कर देंगे। और अब अगली लाइन देखें आप, वहाँ पे क्या हो रहा है, पी एफ की जगह पर स्मॉल एफ माइनस, यहाँ बीच में देखिए आप माइनस है, पी ए डैश का मान क्या है, यहाँ देखें वी है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, वी। अब दोस्तों इसका इसके साथ और इसका इसके साथ आप गुणा करा दीजिए। जब करवाएंगे तो माइनस, यहाँ हम और थोड़ा आगे लिख देते हैं, माइनस यू प्लस आर, और यहाँ पे हो जाएगा एफ माइनस वी, और बराबर इसका इसमें करेंगे तो एफ यहाँ हो जाएगा आर और वी, ये हो जाएगा। अब आप इनका इसके साथ गुणा करें, जब गुणा करेंगे तो इसका पहले इसके साथ करें तो माइनस यू एफ, ये हो जाएगा माइनस यू एफ। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी। अब इसका इसके साथ करें तो प्लस आर एफ, ठीक, फिर इसका इसके साथ करें तो माइनस आर वी, फिर बराबर हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करें तो आर एफ और माइनस वी एफ, ये हो गया। तो जो जो चीज़ें कट रहे हैं उसको काट दें, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस आर वी बराबर वी एफ। अब आप क्या जानते हैं, चूंकि जो आर है, चूंकि आर बराबर क्या होता है, चूंकि आर बराबर 2f होता है, जहाँ पे आर है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2f रखेंगे, तो माइनस वी एफ प्लस यू वी, और यहाँ पे माइनस 2f v बराबर वी एफ, ये हो जाएगा। इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखें यहाँ पे देखें ये माइनस में है, यहाँ हमने माइनस लगाना, मतलब माइनस छूट गया था, तो यहाँ आप माइनस लगाएं, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये इधर कायम है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर माइनस यू वी, यहाँ लिखेंगे वी एफ, और फिर क्या प्लस 2f v। अब दोस्तों हम ये वाली लाइन मिटा देते हैं, आप यहाँ तक समझ पाएँ ताकि आप समझ जाएं इसको। हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब आप आगे देखें
क्या करना है आपको, यहाँ से देखें क्या हो रहा है आपके पास में, बच क्या रहा है, यही लाइन हम आगे लिख देते हैं एक बार, आप समझें ठीक से। देखें माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर माइनस वी एफ प्लस 2vf। जब 2vf में से एक vf घटा देंगे तो सिर्फ vf बचेगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर vf। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर कितना मानेंगे 6, और कहेंगे कि समीकरण 6 में uvf से भाग देने पर, अब हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ अपान यू वी एफ प्लस यू वी बटा यू वी एफ बराबर वी एफ अपान यू वी एफ। ये हो जाएगा, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ देखें एफ से वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वी से वी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, माइनस 1 अपान एफ माइनस 1 अपान वी प्लस 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू। बच्चों ये माइनस में है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। ये रहा आपका फार्मूला। इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कर लिया है। अब आपका जो आंकिक प्रश्न है, अब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने अब तक क्या समझ रखा है, पूरी थ्योरी समझ लिया है, पूरे फार्मूले कहाँ से आते हैं इन बातों को समझ रखा है। अब आप ये समझें कि इसका आंकिक प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक बात याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। हम आशा करते हैं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।